नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय भूगोल के तहत वायु परिवहन के बारे में। जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा आप लोगों को किस पर ज्यादा फोकस करना है और किस पर नहीं करना है, उन सब के बारे में एक एक करके विस्तार से जानने की कोशिश करिए। ठीक है ना? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें आज के वीडियो की, तो आज का हमारा टॉपिक है एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन। वायु परिवहन से हम लोगों ने इससे पहले जल परिवहन को कवर कर लिया है, सड़क परिवहन को कवर कर लिया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मुख्य राजमार्ग है उन सब के बारे में विस्तार से जान लिया है। और अगर परिवहन में मामले में देखें तो आज ये अंतिम टॉपिक होगा वायु परिवहन। तो इसमें अगर बात करें वायु परिवहन, तो इसमें हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल जो एयरपोर्ट्स हैं उन सब के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि जो वायु परिवहन की प्रणाली कब से स्टार्ट हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1911 के टाइम। जो टाइम क्या था, 1911 के टाइम इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1911 के टाइम का जो भारत के बंगाल का विभाजन का जो टाइम था, उसी के दौरान ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप इसे हिस्ट्री से भी रिलेट करके भी अगर याद करना चाहते हैं डेट को, तो याद कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें कि 1911 में जो शुरुआत हुई थी, जो एयरपोर्ट या जो एयरलाइन चली थी, वो कहां से चली थी? प्रयागराज से नैनी तक। जो प्रयागराज से नैनी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने इलाहाबाद के बारे में पढ़ा ही होगा, फिलहाल इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। तो ये जो पहले एयरलाइन चली थी, तो ये कहां से कहां तक चली थी? यूपी के प्रयागराज से नैनी तक। ठीक है ना? तो ये वाला आप लोगों को ध्यान रखनी है सबसे पहले। लेकिन इसमें आप लोगों को एक पॉइंट ध्यान रखना है कि भाई जो ये ट्रेन चली थी, ये मानव के द्वारा, सॉरी ट्रेन नहीं, ये एयरलाइन की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये इसमें मानव युक्त नहीं थी, मतलब मनुष्य इसमें नहीं बैठे थे। ये एकमात्र किस चीज के लिए थी? डाक सेवा से स्टार्ट की गई। ठीक है ना? पहले जो एयरलाइन स्टार्ट की गई थी वो डाक सेवा के, जिसमें डाकों को भेजा गया था। ठीक है ना? तो जितनी भी पोस्टें थी वो इसके थ्रू दूसरी जगह गई थी। कहां से कहां तक? प्रयागराज से नैनी तक। इसकी अगर दूरी की बात करें तो ये लगभग आप ये मान सकते हैं 6 मील की दूरी इसने तय की होगी। ठीक है ना? तो आप इसको अगर एक और फैक्ट में ऐड करना चाहते हैं तो इसको 6 मील दूरी इस एयरलाइन ने पूरी की थी। ठीक है ना? ये तो बात हो गई नॉर्मल पे, इसकी शुरुआत कैसे हुई। अब आगे आ जाते हैं। अब बात आ जाती है 1933 की। 1933 में क्या हुआ था? 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की थी। कहां से कहां तक, ये ध्यान रखना आप लोगों को। 1933 में सबसे पहले पॉइंट ध्यान रखना है, जो इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना कब की गई थी। तो पहला पॉइंट आ जाता है 1933 में। क्यों की गई थी? जो इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना है, इसके तहत क्या किया गया? लाहौर से कराची के बीच विमान सेवा संचालित थी। आप लोगों को पता है जब भारत स्वतंत्र, ये टाइम कब का टाइम है? 1933 का। और भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 1947 को। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोग ऐसे नहीं, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बात हो रही है। क्यों? क्योंकि 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और ये जो एयरलाइन वाला स्टार्ट हुआ था 1933 में। ठीक है ना? तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये ध्यान रखना है, इसके जो नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई, ये लाहौर से कराची के बीच विमान सेवा संचालित की गई थी। अगर आप लोगों को पूछ ले लाहौर से कराची के बीच विमान सेवा किस टाइम या किस प्रकार स्टार्ट हुई या किसके माध्यम से स्टार्ट हुई, तो इसके माध्यम कौन सा था? 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई। इसी के दौरान ही लाहौर से कराची के बीच विमान सेवा, ठीक है ना, एयरलाइन के स्टार्ट हुआ था। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और चीज हुई थी, उसके बाद इसी के अंतर्गत ही आ रहा है। ठीक है ना? नेक्स्ट की बात हो रही है, 1933 के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर इंडियन एयर कॉर्पोरेशन, किस चीज का? इंडियन एयर कॉर्पोरेशन, भारतीय विमान निगम की स्थापना की गई थी। ये तो 1933 में हो गई। इसके बाद में एयरलाइन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसके जो मैनेजमेंट को और बढ़िया तरीके से चलाने के लिए इसकी स्थापना की गई, भारतीय विमान निगम की स्थापना की थी। ठीक है ना? तो इसमें इसका क्या उद्देश्य था? क्योंकि कोई भी अगर प्राधिकरण की स्थापना, अथॉरिटी की स्थापना की जा रही है, तो उसमें उसका कुछ ना कुछ मुख्य उद्देश्य होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसका क्या काम था? भारत के भीतरी भागों में, समझ रहे हैं ना, जो भारत के अंदर जो छोटे छोटे स्टेट्स हो या इन सबके अंदर जो एयरलाइन का जो विमान सेवा संचालन के लिए इसकी स्थापना की गई है। ठीक है ना? इसके अलावा इसके तहत क्या हो गया? 8 कंपनियां शामिल हुई थी,
जब इंडियन एयर कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी, इसके तहत 8 कंपनियां थी। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। 8 कंपनियां कौन कौन सी थी इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि जब ये भारतीय विमान सेवा इंडियन एयर कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी तो 2 चीजों के लिए, एक मुख्य उद्देश्य हो गया भारत के भीतरी इलाकों में, ये नहीं सोचना आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर, ये भारत के डोमेस्टिक लेवल पर इसके मैनेजमेंट के लिए भारतीय विमान निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बात आती है देश की दूसरी विमान कंपनी कौन सी थी। पहली तो ये हो गई, ये एक प्रकार से कंपनी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो दूसरी कंपनी कौन सी हो गई, एयर इंडिया। तो ये दूसरी कंपनी से भाई इसका क्या उद्देश्य था, क्योंकि दोस्तों जो भी कंपनी आती है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। अब बात हम लोग वायु परिवहन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसी के रखरखाव और मैनेजमेंट से संबंधित है। तो आगे इसमें बात करेंगे जो एयर इंडिया है इसके लाने का क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था विदेशों के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराना। तब आप इन दोनों में अपना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जो भारतीय विमान निगम है वो क्या कर रहे हैं भारत के अंदर, ठीक है ना, और जो इंडियन एयर है या एयर इंडिया है जो किसके लिए आई है, विदेशियों के लिए। समझ गए ना, इंटरनेशनल लेवल पर जो भारत की वायु परिवहन प्रणाली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इस दौरान क्या हुआ था, इस दौरान 96 देशों के साथ 96 कंट्रीज के साथ इसे जोड़ा था। जो ये एयर इंडिया आई थी ना जब भी, उसके तो इसका मकसद क्या था, 2 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला उद्देश्य ये था कि जो भारतीय वायु परिवहन प्रणाली को विदेशों तक इंटरनेशनल लेवल तक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना, और दूसरा इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है उस समय कितने देशों के साथ जुड़े थे, वो थे 96 कंट्री के साथ, इसका टोटल 7 हुआ था, ठीक है ना, एयर इंडिया का। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, ऑब्वियसली आप लोगों का डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा आप लोगों को। ये घरेलू के लिए जो भारत की बात हो रही है ये भारत के थ्रू ही है लेकिन विदेशों से, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब आगे बात करते हैं कि इन दोनों निगमों के अलावा, अभी एक तो ये हो गया भारतीय विमान निगम और एक एयर इंडिया निगम। तो इन दोनों के अलावा अगर बात करें कि इसके अलावा 1981 में क्या हुआ था, 1981 में घरेलू उड़ानों के लिए वायुदूत नामक एक थर्ड निगम कंपनी थी। ये बिल्कुल डोमेस्टिक लेवल पर आप लोग ये कह सकते हैं, जो घरेलू छोटी छोटी लिमिटेड दूरी पर अगर आप लोगों को कुछ उड़ानों से रिलेटेड कहीं भी जाना होता है तो आप लोगों को इस प्रकार की वायुयान देखने को मिलेंगे, जिसका नाम क्या है, वायुदूत। एक प्रकार की कंपनी है और ये 1981 में देश में लागू हुई थी। और इसका क्या मकसद था, घरेलू उड़ाने से डोमेस्टिक लेवल पर ये काम करती है, ये ध्यान रखना। क्या नाम है इसका, वायुदूत नाम है, ठीक है ना। तो ये आप पहले कौन सी थी, भारतीय विमान निगम, दूसरी एयर इंडिया और तीसरी है वायुदूत। तो तीनों में आप ऑटोमेटिक डिफरेंस क्रिएट करके चल सकते हैं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। इसके अलावा देखेंगे ये सुविधा कहाँ उपलब्ध करा रहा है, ये बात कर रहे हैं कि भाई जो वायुदूत है ये सुविधा कहाँ उपलब्ध कराता है। देखो ये वहां सुविधा उपलब्ध कराता है जहां इंडियन एयरलाइन की सुविधा नहीं होती है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि एयर इंडिया है ये तो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है और इसके अलावा दूसरी सुविधाएं ये भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा क्लोजली आप छोटे छोटे एरिया से भी बात करेंगे। भाई छोटे एरिया पर इधर से इधर 200-300 किलोमीटर एरिया भी कवर करना होना, तो उस दौरान आप लोगों को जो वायुदूत नामक निगम है ये आप लोगों को एयरलाइन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। तो ये ध्यान रखना, डोमेस्टिक लेवल पर वायुदूत है और इंटरनेशनल लेवल पर एयर इंडिया है। तो इन दोनों में आप लोग आराम से समझ गए होंगे। आगे बात करें कि भाई जो भारत में सुविधा की दृष्टि से हवाई अड्डों की बात करें, भारत में हवाई अड्डा को मैनेजमेंट के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आप लोग मुख्यतः देखेंगे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। जो इंटरनेशनल लेवल के हवाई अड्डे बड़े होते हैं जहां पर सभी प्रकार के सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो भारत में अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें 2020 के आंकड़ों के हिसाब से, लगभग 2019-20 के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो इंटरनेशनल लेवल पर है वो है 25 है, और बाकी जो प्रधान हवाई अड्डे मतलब इससे थोड़े छोटे हैं लेकिन मुख्यतः छोटे और बड़े का, जिसमें क्या हो गया, छोटे और बड़े सभी प्रकार के हवाई जहाज उड़ने और उतरने की व्यवस्था होती है, ठीक है ना। ये अपन इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये उपस्थित होते हैं लेकिन इनसे थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को छोटे और बड़े दोनों की उपस्थिति देखने को मिलेगी जहां पर वायुयान आराम से आ जा सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आ जाती है मध्यम श्रेणी की और छोटे श्रेणी की। बस इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। जो सुविधा की दृष्टि से भारतीय हवाई अड्डों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हो गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा प्रधान,
तीसरा हो गया मध्यम और बाकी सब छोटे छोटे, ठीक है ना। इन सबको एक एक करके हम लोग थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे। अभी हम लोग जितने भी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से हवाई अड्डे हैं उन सबको हम लोग भारत में कौन कौन से हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि भाई जो वायु प्रणाली है, ठीक है ना, वायु प्रणाली के तहत, वायुयान के तहत आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो पहले आप लोग फायदे की बात करेंगे, बाकी टाइम हम लोग नुकसान की भी बात करेंगे। तो फायदों की तो बात ये हो जाती है दोस्तों, अगर आप लोगों को कम समय में अधिक दूरी तय करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान आप लोगों को कम समय में यही पहुंचा सकती है। कौन? वायु प्रणाली। आप हवाई जहाज एरोप्लेन के माध्यम से ही कम समय में बहुत अधिक दूरी तय कर सकते हो। तो सबसे मुख्यतः लाभ यही है। और बाकी समस्याएं क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। और आगे बात आ जाता है पॉइंट कौन सा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय है जो, इसका काम क्या हो गया, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है ये क्या काम कर रहे हैं, जो भारत में सभी प्रकार के वायु प्रणाली से रिलेटेड जो मैनेजमेंट हो गया या इससे रिलेटेड जो नियम और रूल्स अथॉरिटी का काम कौन कर रहे हैं, ये काम कर रहा है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका जो प्रोसेस है, जो भी आप लोगों को सभी प्रकार के मैनेजमेंट से आप इससे रिलेटेड वायु से बात करेंगे तो अब इसकी बात आएगी किसकी? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़े इसमें मैप पर देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से, बाकी हम लोग इसके लाभ हानि के अलावा भी और बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। कौन से प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो एग्जाम में आ सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है, जो भी किसी के नाम पर, जिसमें इसमें तो आप ऑलमोस्ट सबके नाम पर ही बता रखे हैं मैंने, इंपॉर्टेंट है, तो जिस किसी के नाम पर है वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अभी मैं आप लोगों को लोकेशन बता दूंगा और कहां पर स्थित है, बस आप लोगों को मैप में 2-3 बार देखना है और आराम से कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग उत्तर भाग से स्टार्ट करते हैं। उत्तर में बात करें तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो कश्मीर में आप लोगों को शेख उल आलम जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग इतना आप लोगों को ध्यान रखना है किस राज्य से संबंधित है, तो ये श्रीनगर में है जो शेख उल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों को पंजाब के अमृतसर में गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो किस राज्य में है या किस राज्य में किस लोकेशन पर है, तो वो है अमृतसर में। अमृतसर कहां पर है आप लोगों को पता है? पंजाब में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कहां पर है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों को क्या पर, ये लोकेशन आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि ये दिल्ली की बात हो रही है। तो दिल्ली में जो अंतरराष्ट्रीय प्रमुख हवाई अड्डा है वो है इंदिरा गांधी। इस पर दोस्तों सवाल पूछे भी जा चुके हैं, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। इसमें जो भी मैंने बताया दोस्तों इसके क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की संभावना है, तो आप लोगों को अच्छे से सब पर फोकस करना होगा। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है जो कहां पर है, ये है दिल्ली में। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और दिल्ली क्या है? एक प्रकार की यूनियन टेरिटरी है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसा नहीं आप लोग इंदिरा गांधी का राज्य में डाल दो, ये ध्यान रखना। दोनों को डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं यूपी की। यूपी में दोस्तों आप लोगों को 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक है चौधरी चरण सिंह जो कि यूपी के लखनऊ में है, और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो वाराणसी में है, ठीक है ना। तो इन दोनों हवाई अड्डों को आप लोग मोस्टली देखेंगे एक ही राज्य में 2 हवाई अड्डे। वैसे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पर, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे है जो कहां पर है? एक लखनऊ में है और दूसरा वाराणसी। और ये किस राज्य में पड़ते हैं? यूपी में। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना। और एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है तो आप लोग मैप में पूरा डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात आ जाती है, ये है लोकेशन आप लोग समझ गए होंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कौन सा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और उसकी लोकेशन क्या है? वो है कलकत्ता। कलकत्ता में ये आप लोगों को आंध्र प्रदेश, कलकत्ता के आंध्र प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नामक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये आप लोगों को, आप लोग सीधे क्वेश्चन आएगा कि अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हो रहे हैं क्या नाम है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तब आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए पश्चिम बंगाल। कौन सी लोकेशन है? तब आपके दिमाग में आना चाहिए कलकत्ता में,
ठीक है ना। इसका दूसरे नाम से भी जाना जाता है पंबन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का या पंबन हवाई अड्डा किसके नाम से जाना जाता है, तो इन दोनों को आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात आ जाती है हम लोग राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में दोस्तों आप लोगों को जयपुर के नाम से, आप लोगों को पता है कि जयपुर है जो राजस्थान में पड़ता है, और जयपुर के नाम से ही जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, जयपुर के नाम से ही है। तो ये आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है किस राज्य से संबंधित है, ये है जयपुर राज्य से, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि बात करते हैं गुजरात। गुजरात की बात करें तो गुजरात में दोस्तों एक आप लोगों को महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिलेगा, वो है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्हीं के नाम पर ये वल्लभ भाई पटेल जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहां पर है, गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां पर है, आप सबको पता है, साबरमती नदी के किनारे पर। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग रिवर में पढ़ा है तो इसके बारे में ऑलरेडी काफी बात हो चुकी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बात करें, अब बात आ जाती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में आप लोगों को दोस्तों एक मुख्य हवाई अड्डा नाम का देखने को मिलेगा, जो आप लोग नाम सुना जाता है सबके, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज नामक जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहां पर है, वो है महाराष्ट्र के मुंबई में, ठीक है ना। वैसे आप इन सब के बारे में सुनते ही हो, न्यूज में रहते हैं अक्सर, तो फिर भी आप लोग अगर आप एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से कवर करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है गोवा के नाम से, कोई विशेष नाम नहीं है इसका, गोवा के नाम से ही गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कहां पर स्थित है, गोवा में। और आगे बात करें केरला की। केरला में आप लोगों को दो प्रकार के हवाई अड्डे देखने को मिलेंगे। ये जो एरिया आप लोगों को पता है दोस्तों केरला का है, तो केरला में दोस्तों एक तो आप लोगों को कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कहां पर स्थित है, केरल में, ठीक है। इसके अलावा जो केरल में एक और हवाई अड्डा है उसका नाम है कोची हवाई अड्डा, और कालीकट हवाई अड्डा किस राज्य से संबंधित है, वो है केरला से। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, मैप में दो चीजें ध्यान रखनी है, किस राज्य से संबंधित है, अगर उस राज्य में कोई प्रॉपर कोई लोकेशन नाम है तो उसका नाम, बस दो चीजें आप लोगों को, इससे बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों, बट देखने का है मैप में आप लोग 2-3 बार देखोगे तो आराम, ये सारे फैक्ट्स हैं तो आप लोगों को 1-2 बार 3 बार पढ़ने ही पड़ेंगे। आगे बात करते हैं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में दोस्तों ये जो आप लोगों को पता है तमिलनाडु का इलाका ही है पूरा, तो तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली क्या है, तिरुचिरापल्ली जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है कहां पर है, ये है तमिलनाडु में, ठीक है ना। तमिलनाडु में ही एक और आप लोगों को चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम से, ये भी किस इलाके में आता है, ये भी तमिलनाडु का ही भाग है। तो ये ध्यान रखना है, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो किस राज्य से संबंधित है, वो है तमिलनाडु राज्य से। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, 2-3 बार देखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे आप लोगों को इस भाग में देखने को मिलेगा हैदराबाद में आप लोगों को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या नाम है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो हैदराबाद कहां पर है दोस्तों, आप आंध्र प्रदेश, आप लोगों को याद नहीं रखना है क्योंकि आप तेलंगाना अलग हो चुका है आंध्र प्रदेश से, तो आप ध्यान रखना है जो हैदराबाद किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना से, और तेलंगाना में कौन सा हवाई अड्डा है, राजीव गांधी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये कंफ्यूजन छोटे-छोटे करंट वाले अपडेट है दोस्तों, ये आप लोगों को साथ में ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं, किसकी, नागपुर की। नागपुर में दोस्तों कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से बाबा साहेब जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो पड़ता है नागपुर में, और नागपुर का है दोस्तों आप सबको पता है महाराष्ट्र में। तो ये साथ चीजें ध्यान रखनी है, तो स्पष्ट लोकेशन हो या किस राज्य से हो, मैप में लोकेशन करते देखते रहिए और आराम से ये सारी चीजें कवर हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं कि और वायु परिवहन से संबंधित कोई पॉइंट हो तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि हवाई अड्डे, ठीक है ना, हवाई अड्डों के जो प्रमुख थे उसके बारे में बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं कि भारत में छोटे और बड़े अगर टोटल वर्तमान स्थिति में बात करें तो टोटल हवाई अड्डे कितने हैं, वो है 450। ये सारे इंपॉर्टेंट थे वही बताए दोस्तों, बाकी टोटल कितने हैं, 450 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है जो 1992 में मुक्त आकाश नीति, ओपन स्काई नीति आई थी, तो इसका मतलब आप लोगों को इसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि जो ये नीति लाई है, इस नीति का क्या उद्देश्य है,
जो मुक्त आकाश नीति, वायु मार्गों से तेजी से मालवहन की छूट। इसका मतलब ये हुआ मुक्त आकाश नीति जो लेके आए थे, कौन से मुक्त आकाश नीति जो लेके आए थे, इसके अंतर्गत आप लोग अगर वायु परिवहन के माध्यम से कोई सामान ले जाना चाहते हो, किसी प्रकार के आप लोगों को कोई छूट या छूट की बात करें या आप लोगों को किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी, बस शर्त है माल से रिलेटेड हो, मालवाहक हो, आप लोग सामान के माध्यम से इस प्रकार की मुक्त आकाश नीति का सहयोग ले सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। तो ये कब आई थी? ये आई थी 1992 में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये कहा जाता है कि जो एयर इंडिया आई है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर फैक्ट की बात करें तो इंडियन एयरलाइन, क्या नाम है? इंडियन एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एयरलाइन की स्थापना एयर इंडिया जो एयर नियम अधिनियम, कौन सा? एयर इंडिया नियम अधिनियम 1953 के तहत इंडियन एयरलाइन की स्थापना हुई थी। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका अगर इंडियन एयरलाइंस की मुख्यालय की बात करें तो इंडियन एयरलाइन का जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसके फैक्ट की बात करें तो ये इसमें घरेलू वायु परिवहन की, किससे? डोमेस्टिक लेवल पर परिवहन की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? अगर आप लोगों को पूछ ले डोमेस्टिक लेवल पर जो घरेलू वायु परिवहन प्रणाली जो मुख्यतः सबसे बड़ी कौन सी है? इंडियन एयरलाइन है, जो घरेलू डोमेस्टिक लेवल पर सबसे बड़ी कंपनी है। क्लियर हो गया? और अब सबसे बड़ी कंपनी है तो समझ गए होंगे ये बहुत महंगी है, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये भी आप लोगों को अगर यात्रा करने का सोच रहे हैं तो आप लोग थोड़ा बहुत टिकट के बारे में पता कर ही लेना, पता चला एक फालतू पता पड़ गया। तो आगे बात करते हैं कि वर्तमान में इसके पास कितने 73 विमानों का बेड़ा है। तो इसके पास जो इंडियन एयरलाइन वाले पूरी कंप्लीट की बात करें कि इनके पास कितने विमान है, वो है 73 टोटल विमान है, ठीक है ना, हवाई जहाज है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ पॉइंट ऐड करने का तो इसमें आप लोगों को पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है जो ये हेलीकॉप्टर के माध्यम से वायुयान की बात करें, अभी तक हम लोग हवाई जहाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है। तो इसमें क्या ये सबसे विश्वसनीय है, क्या विश्वसनीय है, इसका जो संचालन होता है वो बहुत ही प्रॉपर लेवल पर होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की स्थापना हुई। और ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि पेट्रोलियम क्षेत्र को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने का, पेट्रोलियम जो एरियाज होते हैं उनके लिए, और इसके अलावा जो दुर्गम इलाके हैं, अब हवाई जहाज हर जगह तो नहीं जा सकती, तो उसके सहयोग के लिए ये हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। कौन? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है जो हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराता है दुर्गम क्षेत्रों के लिए। और अब आगे बात करें कि भाई इसकी जो समस्या क्या है। अब परिवहन की तो बात कर ली हम लोगों ने, बड़ी डिटेल में खुशनुमा होकर बड़ी हवाई जहाज के बारे में बात कर ली। तो अब ये जानना जरूरी है कि भाई इसकी समस्या है क्या। तो सबसे पहली समस्या है घाटे का चलना। अब आप सोच रहे होंगे भाई इतनी बड़ी हवाई जहाज चलाने वाले में घाटे कहां से होंगे। तो आप लोगों को पता है कि जब हवाई जहाज में बैठने वाला बंदा होता है तो वो क्या क्या सोचता है, वहां पर खूबसूरत एयर होस्टेस होगी, वहां पर ये सुविधाएं होगी, वो देंगे, वो ला के खा के देंगे, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप लोग है ना पूरी फैसिलिटी चाहते हैं, तो फैसिलिटी जहाँ प्रॉपर होगी तो वहां पर क्या पैसे नहीं लगेंगे, तो पैसे तो लगने ही है। तो इसलिए घाटे में चलना ही है, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ वर्कर है तो बहुत ही महंगा होता है उनके लिए, क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो वो सारी अपन लोग डिमांड तो कर लेते हैं बट उनका खर्चा भी तो निकालना होता है ना, तो इसलिए ये एक प्रकार से घाटे में चलने का कारण होता है। उसके बाद आप लोगों को आम जन में देखते हैं कि कहीं ना कहीं हड़ताल का माध्यम चलता रहता है, हड़ताल का इफेक्ट इस पर आता ही है। और ये महंगे वाला तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिए हैं कि भाई अगर आप लोग किसी रेल के माध्यम से या सड़क से पैदल जाओ उससे तो बेटर है, सबसे महंगा तो ये एयरलाइन ही पड़ेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि महंगा क्यों है, इसकी जो फीस होती है ना, ठीक है ना, इसका जो चार्ज होता है ना, तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे, आप बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग हवाई जहाज में ऑलमोस्ट पता है, ये सबने देखा ही है ऊपर जाते हुए, ठीक है ना। तो ये और कौन सा हो गया, पुराने वायुयान। पुराने वायुयान का क्या हो गया, उसको अपडेट करने में भी काफी चीजों का रेडी करने में टाइम तो लगता ही है, फिर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है तो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना भी बढ़ जाती है, तो उस पर भी एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। तो एक प्रकार से एक भी समस्या है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पूरा डिटेल में जाना है वायु परिवहन प्रणाली के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार की कोई कमी रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया